Muskan and you're watching Knowledge Code. Today this video जो हमारा लेफ्ट पोर्शन था डायस्ट्रॉफिज्म वाला वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और जो हमारा जो पोर्शन कवर हुआ था फर्स्ट वीडियो में एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस तक उससे आगे जो है हम इसमें देखेंगे आज. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and not forget to hit the bell icon. अगर आपने पहले के प्रोसेसेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसमें वीडियो जो फर्स्ट है उसमें देखें, देन इस वीडियो में आए तभी आपको जो है कॉन्टिन्यूटी में समझ में आएगा. सो लेट अस मूव फर्दर. Now, diastrophism, all processes that move, elevate, and build up portion of the earth crust come under diastrophism. ऐसी फोर्स प्रोसेसेस जो कि एलिवेशन में अर्थ का जो पार्ट है उसको एलिवेट करने में, ऊपर उठाने में, बिल्डअप करने में, अर्थ के क्रस्ट को वर्क करती हैं, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो एलिवेशन में वर्क करती है उनको कहते हैं डायस्ट्रॉफिज्म. राइट, यानी कि आप इसमें किसका एग्जांपल दे सकते हो? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का, क्योंकि वो भी जो है अर्थ के जो पोर्शन है उसको बिल्डअप करने में जो है वो हेल्प करती है, और जो वियरिंग डाउन में हेल्प करती है, अर्थ के जो सरफेस पे फिशर बने हैं उनको इरोड करती है. उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रेडेशन. ग्रेडेशन इज अपोजिट टू डायस्ट्रॉफिज्म एंड डायस्ट्रॉफिज्म इज अपोजिट टू ग्रेडेशन. नाउ इसमें ओडोजेनिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस कहते हैं. ओडोजेनेटिक प्रोसेसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस. आप ये ओरोजेनिक प्रोसेसेस, अपलिफ्ट, रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. इसमें जो लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ है वो अपलिफ्ट होता है. अर्थक्वेक एक एग्जांपल है डायस्ट्रॉफिज्म का. प्लेट टेक्टोनिक, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट, ये जो है डायस्ट्रॉफिज्म का एग्जांपल है. डायस्ट्रॉफिज्म इज नथिंग, इट्स द प्रोसेस, ऑल प्रोसेसेस जिससे जो है वो अर्थ का पार्ट जो है मूव होता है अपवर्ड. राइट, वो डायस्ट्रॉफिज्म. ये मैंने आपको बता दिया. माउंटेन बिल्डिंग, अप wrapping of large part of crust, earthquake and plate tectonic. Now, volcanism. वोल्केनिज्म क्या होता है? राइट, वोल्केनो, हम ज्वालामुखी हम सुनते रहते हैं ना. व्हाट इज इट? वोल्केनिज्म अलग है, वोल्केनो अलग है. राइट, वोल्केनिज्म इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक ऑन टू और टूवर्ड्स द सरफेस. वोल्केनिज्म में क्या होता है? जो आपका रॉक होता है ना, मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा, वो अर्थ के सरफेस पे आता है या अर्थ की ओर जो है वो मूव करता है. एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स. इसमें बहुत सारे, या तो एक्सट्रूसिव जो अर्थ के बाहर, या फिर इंट्रूसिव अर्थ के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है फीचर बनते हैं. जो लावा अर्थ के ऊपर आता है उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं, और जो अर्थ के अंदर रह जाता है उसको इंट्रूसिव कहते हैं. नाउ एक्सोजेनिक processes, very important. The exogenetic processes drive their energy from atmosphere. एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस को उसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से. एंडोजेनेटिक को कहाँ से मिलती थी? चार चीज़ों से. योर रेडियो एक्टिविटी एंड योर रोटेशन, RR 2R आपने याद रखना है. एंड और भी जो है वो दो प्रोसेसेस हैं, वो आपको कमेंट में जो है वो लिखनी है वो कौन कौन सी थी. राइट, नाउ इसमें जब हम बात करते हैं कि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर से लेती है. राइट, एंड जो डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सन से एनर्जी आती है उससे डिटरमाइन करती है. एंड ऑल्सो ग्रेडियंट को भी फॉलो करती है. एंड क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पे जो एनर्जी जो है इस पर वर्क करती है. एक तो एटमॉस्फेयर से आती है, दूसरी इंसोलेशन, सन की एनर्जी, एंड ग्रेडियंट भी, और जो टेक्टोनिक फैक्टर्स हैं उन सब से. नाउ स्ट्रेस. अब हम स्ट्रेस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? राइट, स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस नहीं है, फिजिकल स्ट्रेस है यहाँ पे. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. एक एरिया में एक टाइम पे हम कितनी जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेस है. स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग एंड पुलिंग. स्ट्रेस हम सॉलिड पे कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं? या तो हम उसको पुश करें या फिर पुल करें. राइट, पुश हो गया आपका धक्का देना, पुलिंग हो गया आपका खींचना. द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन इज स्ट्रेस. क्योंकि जो बेसिक रीजन है जिससे जो है वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होते हैं, इरोजन होते हैं, वो स्ट्रेस है आपका, जो कि डेवलप होता है अर्थ के मटेरियल पे. ना वेदरिंग में क्या होता है? राइट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है वो रॉक है. राइट, और इसके ऊपर बहुत ही लोडेड जो है वो चीज़ रख दी, तो इस रॉक पे क्या होगा? प्रेशर बिल्ड होगा, स्ट्रेस बिल्ड होगा. राइट,
जब हम इसी जो मटेरियल को, जो हमने इतना बड़ा जो है यहाँ पे रखा हुआ है बहुत ही हैवी, इसको हटा देंगे, अगर जो रॉक है उसमें क्या आ जाएंगी, दरारें आ जाएंगी। अगर वो जो है वो उतनी अच्छी मटेरियल की रॉक नहीं, मिनरल कॉम्पोजिशन उसमें उतना अच्छा नहीं, तो दरारें आ जाएंगी। तो वो भी एक तरह का क्या है, अनलोडिंग जो है वो फिजिकल वेदरिंग हो गया। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है वो वेदरिंग में वर्क करता है। मास मूवमेंट लैंडस्लाइड में भी वही है, राइट। होप कि आपको समझ में आ गया हो। नाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर एंड जो प्रेसिपिटेशन है, ये मेन क्लाइमेटिक एलिमेंट है जो कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, राइट। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, अगर बारिश आएगी तो वेदरिंग इरोजन होगा, राइट। इरोजन कैसे होगा, नदियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा, और जब बारिश ज़्यादा आएगी तो अर्थ का जो ऊपर वाली जो आपके जो सॉइल है वो भी जो है वो इरोड हो जाएगी आपके पानी के साथ। टेम्परेचर अगर आपके ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर को मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फ्रीजिंग, और आपके ये है हमारी जो है वो अर्थ है, राइट। यहाँ पे मानो वाटर आ रहा है, ठीक है, बारिश सॉरी डे टाइम में यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, ये जो वाटर है यहाँ पे जो आया ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इतना स्पेस इसने कवर किया, राइट। टेम्परेचर जो है अभी वार्म है। अब क्या हो गया, मानो कि सूरज जी गायब हो गए, नाउ इट्स ये फिर आपका जो है वो पानी आया, ये पानी है। अब ये आपका नाइट टाइम है, ये आपका चांद हो गया, अच्छे से बना नहीं है यार, पेन टाइप कुछ बना है, नाइट टाइम समझ लो। तो टेम्परेचर कम होता है नाइट में, राइट। तो ये जो है, अब ये जो इतना पानी है ना, ये सरफेस अब सॉलिड जब बनेगा तो ये ज़्यादा पोर्शन जो है वो घेरेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, आइस ज़्यादा जो है वो स्पेस कवर करता है, तो ये इस तरह से जो है स्पेस को कवर करेगा। तो अगर ये प्रोसेस होती रहेगी डे एंड नाइट तो क्या होगा, एक टाइम में ऐसा होगा इस रॉक में जो है वो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो ये आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का मैंने आपको लिटिल बिट एग्जांपल दे दिया है। बाकी हम इसको आगे वेदरिंग में जो डिटेल से देखेंगे किस तरह से अफेक्ट करता है, राइट। नाउ डिनूडेशन, डिनूडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से देखें, ये टर्म है क्या। डिनूडेशनल प्रोसेसेस, ऑल एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस कवर अंडर टर्म डिनूडेशन। जितनी भी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं, चाहे वो आपकी वेदरिंग है, इरोजन है, मास मूवमेंट है, ये सारी की जो सारी प्रोसेसेस हैं, ये किसके अंदर आती है, डिनूडेशनल प्रोसेस। डी से याद रखना आपने, डिग्रेडेशन होता है ना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना। तो ये डिनूडेशन, ये एक्चुअली में क्या कर रही है, अर्थ के जो फीचर्स हैं उनको डिग्रेड कर रही है, तो इसलिए इनको डिनूडेशन प्रोसेस कहा गया है। डिन्यूड यहाँ पे लिखा भी है, स्ट्रिप ऑफ अनकवर, मानी कि हटा देना, अनकवर कर देना, पर्दा हटा देना, अनकवर करना, राइट, डिन्यूड। नाउ इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, वेदरिंग, मास मोमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डिनूडेशन। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे डिनूडेशन प्रोसेसेस का आपके लिए फ्लो चार्ट भी है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, वेदरिंग है, मास मूवमेंट है, इरोजन है और ट्रांसपोर्टेशन है। ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारे पास वेदरिंग में, ग्रेविटेशन फोर्स है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस हैं, केमिकल एक्शन है। मास मूवमेंट में ग्रेविटेशन फोर्स अपनी ओर खींचती है, और इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक को आप डायनेमिक एनर्जी भी कहते हैं, राइट, जिसमें मूवमेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में मूवमेंट नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन को डिनोट करती है। नाउ जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, डिफरेंट एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस उन पे वर्क करती हैं, राइट। नाउ अब मेरे कहने का क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब आप देखें, आपका जो सहारा डेजर्ट है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ड्राई है, राइट। नाउ अब आप हिमालय की बात करें, यहाँ पे जो है वो अच्छा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, प्लेजेंट क्लाइमेट है, राइट, काम क्लाइमेट है। तो आपके जो फोर्सेस, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यहाँ पे वर्क करेंगी, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, राइट। यहाँ पे विंड्स वर्क करेंगी, हवाएं यहाँ पे बहुत तेज़ चलेंगी आपके डेजर्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, एओलियन इरोजन होगा। और हिमालयाज़ में क्या होगा, आपकी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे रिवर्स हैं, तो यहाँ पे इरोजन, रिवर इरोजन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यही है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में अलग अलग एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क करती हैं। ऐसा क्यों है, वो उसके सरफेस फीचर पे डिपेंड है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, राइट। ओके, आपको समझ में आ गया हो। नाउ डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन डिफर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। किस एरिया में कितनी वेजिटेशन है, किस तरह की है, क्या उनकी डेंसिटी है, कितने अलग अलग तरह की जो है वो वेजिटेशन है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर जो है
काफ़ी प्लेजेंट एंड काम जो है वो टेम्परेचर होगा, तो वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, कॉनिफरस। अगर जो है वो आपके गर्म है तो वहाँ पे श्रब्स होंगे। एंड प्रेसिपिटेशन अगर जहाँ पे ज़्यादा होंगे, जैसे ट्रॉपिकल एरिया में वो ज़्यादा होते हैं, राइट, प्रेसिपिटेशन, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं। एंड इन्फ्लुएंस एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस इनडायरेक्टली। अब ये जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इनडायरेक्टली कैसे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस को जो है वो अफेक्ट कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। वेजिटेशन कैसे करती है, वेजिटेशन कवर देखें, अगर मानो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक में वेजिटेशन जो है वो कम है, राइट। अब जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे लैंडस्लाइड कम हो, ठीक है। जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होंगी वहाँ पे लैंडस्लाइड जो है वो कम होंगे, और जहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा होंगे। अब ऐसा क्यों है? जो वेजिटेशंस है आपकी, जो फॉरेस्ट कवर है, वो सॉइल को जो है वो होल्ड कर रखता है, उसमें वहाँ पे लैंडस्लाइड की जो है कम होती है, राइट। ऑन दी अदर एंड अगर कहीं पे वेजिटेशन आए नहीं, प्लांट्स आए नहीं, तो वहाँ पे इरोजन होंगे, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो आपको समझ में आएगा आई होप कि इनडायरेक्टली कैसे। नाउ ऑल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं, इंसोलेशन, विंड वेलोसिटी, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, फ्रीजिंग एंड थॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी, डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो अफेक्ट करती हैं फोर्सेस को, राइट। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ समझा ही देती हूँ। ऑल्टीट्यूड अगर आपका ज़्यादा है, राइट, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा है, हायर एरिया में ही होते हैं ना, हायर ऑल्टीट्यूड में। और इंसुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो इंसुलेशन में अगर हीट जो एनर्जी है अगर वो ज़्यादा है तो वेदरिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर की वजह से फूल जाएंगी ऐसे, और जब टेम्परेचर कम होगा, नाइट होगी, तो वो फ्रीज़ हो जाएंगी। अगर ये वार्म एंड फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा तो एक दिन जो है उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। विंड वेलोसिटी अगर कहीं पे ज़्यादा है तो इरोजन ज़्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा। डायरेक्शन भी अफेक्ट करती हैं, जैसे हमारे मशरूम रॉक्स हैं आपके, इस तरह से। तो इस तरह से विंड की जो है, इस तरह की जो है वो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड में ब्लो करती है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका हवा के साथ चले जाता है, तो इसलिए मशरूम का जो है वो मशरूम रॉक जो है वो बन जाती है इस तरह से, राइट। ये वाला पोर्शन ऊपर वाला बच जाता है, नीचे वाला कट जाता है। प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बारिश ज़्यादा है, इरोजन ज़्यादा है। टेम्परेचर का मैंने आपको, फ्रीजिंग का मैंने आपको बोल दिया। डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का भी वही है, फ्रीजिंग में ही आ जाता है। पेनिट्रेशन प्रोसेसेस वेरी विद इन एनी क्लाइमेट, वो भी पेनिट्रेशन का भी वही है, कितना पेनिट्रेट कर सकता है कोई एक, चाहे वो अब आपके विंड की वेलोसिटी हो, इंसुलेशन हो, या कोई रेडिएशन हो, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे भी बात आती है। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, फोल्ड्स हैं, फॉल्ट हैं, ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ बैंड्स, बेड्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, बेडिंग प्लेन्स, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, केमिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिनरल, परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी जो है वो अफेक्ट करती हैं आपके इन प्रोसेसेस को, राइट। अगर कोई जो रॉक है वो सॉफ्ट होगी तो जल्दी इरोड होगी, हार्ड होगी नहीं होगी। परमेबिलिटी, पानी होल्ड करने की कैपेसिटी अगर किसी में ज़्यादा है तो ज़्यादा है या फिर कम है। केमिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं उसमें, राइट। और फोल्ड्स, जॉइंट्स एब्सेंट है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। इसको अभी इतना डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फोल्ड एंड फॉल्ट्स स्पेसिफिकली, जब हम इनके बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इन अ डिटेल, राइट। नाउ वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग जो प्रोसेस है वो हम इसमें देखेंगे, एंड जो मास मूवमेंट इन सॉइल का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ वेदरिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सितु थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, और इस डेफिनेशन में मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, राइट। वेदरिंग क्या है, एक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, टूटना है रॉक का, केमिकल डिकम्पोजिशन है, रॉक का कहाँ पे, इन सितु, अपनी ही जगह में, थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट। अब वेरियस एलिमेंट क्या हो सकते हैं, वो वेदर के और क्लाइमेट के, वो आपका रेनफॉल हो सकता है, वो आपका वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, राइट। वेदरिंग क्या है, अर्थ की रॉक का डिसइंटीग्रेट हो जाना, टूटना फूटना, डिकम्पोज हो जाना। डिसइंटीग्रेट होगी मैकेनिकली या फिर फिजिकली, और
डिकम्पोजिशन होगा उसका केमिकली, कहाँ होगा, इन सितु, अपनी ही पोजीशन पे, किसके द्वारा, वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट क्या होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, इनकी वजह से, एंड क्लाइमेट के, वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट है वो सेम ही होते हैं, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। नाउ वेदरिंग कितने टाइप की होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल को समटाइम वी ऑल्सो से एंथ्रोपोजेनिक, राइट। चलिए देखिए इनको, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, फिजिकल जो एजेंट है उनकी वजह से जो रॉक है ना वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस कुड भी क्या हो सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स हो सकती है, ओवरबर्डन प्रेशर हो सकता है, लोडिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेस। लोडिंग ओवरबर्डन मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दे दिया है, अनलोडिंग वाला, जो जो ये रॉक है इसके ऊपर हमने बहुत लोडेड जो है काफ़ी वेट का जो है चीज़ रखी है और उसको हटा दिया है, तो इस पर स्ट्रेस डेवलप होगा, कहीं ना कहीं ये टूटेगा, राइट, क्रैक्स डेवलप होंगे। एक्सपेंशन ऑफ फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ एंड एनिमल एक्टिविटी। फिजिकली क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्रिस्टल ग्रोथ हो गई आपके, एंड एनिमल की एक्टिविटी की वजह से, फिजिकल एनिमल की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, एनिमल जैसे आपका जो मानो बिल्ली है, उसने जो है वो छोटा सा जो है अपना बिल बना दिया है, तो उसके लिए क्या, सॉइल को इरोड करेगी ना, तभी तो उसका बनेगा वो बिल। तो इस तरह से हो गया एनिमल एक्टिविटी। वाटर प्रेशर, स्ट्रीम का इरोजन, रॉक सफर कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती रहती है, एक्सपेंड होती रहती है, क्यों होती है रॉक, फ्रीजिंग एंड टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, राइट। मैंने वो आपको ऑलरेडी इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें, राइट, इसलिए मैंने पहले वो डिटेल में बताई थी। हाँ, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में आपके कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें एक्ट करती है रॉक में। ना व्हाट इज़ कार्बोनेशन, इसमें कार्बन जो इन्वॉल्व होता है, हाइड्रेशन में वाटर होता है, ऑक्सीडेशन में जो है वो आपकी वो ऑक्सीजन होती है, राइट। डिटेल में हम इन चीज़ों को, वेदरिंग वाला एक टॉपिक आएगा हमारा, उसमें देखेंगे। बायोलॉजिकल वेदरिंग अभी आपके लिए इतना जाना मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है। बायोलॉजिकल वेदरिंग की जब हम बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म एंड रोडेंट्स, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स रूट, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल वेदरिंग। ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपके बिल्डिंग्स बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना कहीं, लैंडस्लाइड भी होते हैं नियर आपके रोड, प्लांट की जो रूट है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इरोजन को, वेदरिंग को जो है, सॉरी इरोजन नहीं, वेदरिंग को जो है वो अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आप देखोगे जो रूट्स होती हैं ना वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं होती है, सॉइल के ऊपर ही होती है, तो वेदरिंग का वो जो है वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, क्या लाभ है हमें वेदरिंग का, पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल फॉर्मेट, सेफ सॉइल, राइट, तो सॉइल बनती है वेदरिंग के थ्रू, और सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल में ही तो हम जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं, सॉइल ही एक्चुअल में लाइफ है, रियल जो एसेंस है दैट यू नो इज़ देयर इन द सॉइल। अगर सॉइल ही नहीं होगी हम होंगे ही नहीं, खाना हमें सॉइल से, रहते हम सॉइल के ऊपर हैं, तो सॉइल का बनना और सॉइल को सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इरोजन एंड मास मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है वेदरिंग का। कंसंट्रेशन मैनी इंपॉर्टेंट, जैसे ओर है लाइक आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का जो ओर है उसमें जो है हेल्प करता है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। और क्या होता है, और होता है अनवांटेड मटेरियल जो कि इन मेटल के साथ होता है, तो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें मैग्नीज को अलग किया जाता है उसके ओर से, राइट, जो अनवांटेड अनप्योर मटेरियल उसको अलग निकाला जाता है और जो प्योर मटेरियल आयरन उसको अलग निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके लिए अभी नहीं है, ये आपकी केमिस्ट्री में काम आती है, तो आपको इतना जानना, डीप जानना ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ ओर एंड ऑल। सो आई होप एवरीवन, आपको ये जो टॉपिक जो मैंने करवाया आपको समझ में आया होगा। Please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.